और रिजल्ट जो होगी वो आपकी बहुत ही खराब रिजल्ट शो होगी जब हम रिजल्ट लगाएंगे उसके अंदर। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई शेयर करेगा, किसी के 2 कोड्स लगते हैं टेस्ट में, तो वो खुद जिम्मेदार है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ये वो कोड होगा जो हम आपको पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, तो वो हमें पता होगा और आपको पता होगा। अब हम तो शेयर करेंगे नहीं, हमें किसी को देना होगा, नया कोड दे देंगे, आपका कोड नहीं देंगे। तो इसलिए अगर कोई लीक होता है कोड, तो इसका मतलब है कि ये आपने दिया है, क्योंकि आपके सिवा और किसी के पास ये कोड नहीं होगा। इसलिए हम उसको कोड को चेंज नहीं करेंगे। आपकी सारी की सारी एंट्री टेस्ट की रिजल्ट्स ओवरलैप होती रहेंगी और आपकी 30, 40, 45 मार्क्स आती रहेंगी, हम जिम्मेदार उसके नहीं। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। कुछ को आज भेजेंगे, कुछ को कल भेजेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब तक टेस्ट होगी तब तक वो कोड आपको भेजते रहेंगे। उसको मेहरबानी करके किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखें बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है या किस चीज के बारे में हमें बताता है। देखिए बेटा, इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं, तो वो हमारी हीट जो होती है वो किस तरह से वर्क में कन्वर्ट होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल भेजे हैं, उनकी आप बेटा प्रैक्टिस करते रहें, खुद एक्सप्लोर करें। अगर मैं कल भेजे हैं और रात ही में आपको उनका सल्यूशन भेज देता तो आपको कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। क्वेश्चन इसलिए भेजे जाते हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इधर उधर से देखें, एक दूसरे से मशवरा करें, ताकि आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़े। अब इसी तरह क्वेश्चन भेजने के साथ अगर मैं उसका सल्यूशन और उसकी सारी चीज़ें भेज दूंगा, तो फिर क्वेश्चन भेजने का कोई मकसद नहीं है। फिर तो उसकी कोई ऐसी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस करें। आगे प्रोसेस भी हम पढ़ते रहेंगे, उन प्रोसेसेस के अंदर ये ग्राफ भी आते रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी। मेहनत करें, थोड़ी चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। और उस वर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था कि वर्क होता है इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डिपेंड करता है चेंज ऑफ वॉल्यूम पे। तो बेटा, आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जो मैथमेटिकल रिलेशन प्रोवाइड करता है इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड और वर्क के दरमियान। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो, जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करते हैं, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सूरत में अपीयर हो जाता है। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सूरत में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है। तो बेटा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से न्यूटन का लॉ कहता है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलेशन पैदा होगी, ये हमें कहता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ हमें कहता है कि एक्सीलेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगी, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होगी। बिल्कुल इसी तरह से हीट एंड वर्क के टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब हम हीट देंगे तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि ये जो हीट होती है, ये जो वर्क में कन्वर्ट होती है, तो इनका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है,
ये किस तरह से किस मैथमेटिकल रिलेशन के मुताबिक कन्वर्ट हो जाती है वर्क के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसका मकसद समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर बेटा मैं तीन जो है वो सिलेंडर लेता हूं बेटा। ठीक है, सपोज करें ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं बेटा। ये हमारे पास तीन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स मैं बनाता हूं बेटा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम से आप समझते हैं बेटा, सिलेंडर और पिस्टन, ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इसका हम रखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा। इसका हम रखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और इसके अंदर डेल्टा वी जीरो होगी बेटा। एक और थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैं बनाता हूं बेटा। ठीक है, ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा जिसका कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, इसका कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। एक ऐसा मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेता हूं बेटा जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है बेटा। कांस्टेंट टेम्परेचर का मकसद है इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज जीरो है। ठीक है बेटा, तीन मैंने सिस्टम बनाए हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिस्टम, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम और एक मैंने बनाया बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर वाला सिस्टम बेटा। ठीक है, अब देखें, ये मैंने तीन सिस्टम बनाए बेटा। ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला और एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। तीन मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिए बेटा। जिसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा उसके अंदर वॉल्यूम की चेंज जीरो होगी। जो कांस्टेंट प्रेशर वाला है इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, पिस्टन ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, इसके अंदर भी बेटा पिस्टन ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि जब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हम कहेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज ही टेम्परेचर का चेंज बनती है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअली सेंसेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए जिस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अब इन तीनों सिस्टम्स को बेटा, इन तीनों सिस्टम्स को हम हीट देते हैं। इसको भी हम हीट देते हैं बेटा, डेल्टा क्यू। इसको हीट देते हैं, इसको भी हम हीट देते हैं बेटा डेल्टा क्यू, और इसको भी हम हीट देते हैं बेटा डेल्टा क्यू। तीनों को हम हीट देते हैं बेटा। ठीक है, इन तीनों को जब हमने हीट दी बेटा तो इसके अंदर डेल्टा वी बेटा जीरो है, तो इसके अंदर वर्क हो जाएगा बेटा पी डेल्टा वी। तो इसके अंदर वर्क जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है, देयरफॉर वर्क भी जीरो नहीं होगा। इसके अंदर भी ऐसे होगा बेटा, इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है बेटा, इसलिए इसके अंदर भी वर्क जीरो नहीं होगा। अब इसको जब हम हीट देंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वर्क जीरो होगा। इसको जब हम हीट देंगे तो इसके अंदर पिस्टन ऊपर मूव करेगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा, चेंज इन
तो इसके अंदर हमारी टोटल हीट जो होती है बेटा, ये जो हमने हीट दी है, जब वर्क नहीं हुआ तो ये कहाँ गई बेटा, ये किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाएगी। ये जो हम हीट देंगे ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने पास रख लेगा, कलेक्ट कर लेगा। इसका मकसद है ये तो ही ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसको जितनी भी हम हीट देंगे वो किस में चली जाएगी, वो इसकी इंटरनल एनर्जी की चेंज के अंदर चली जाएगी। इसको जब हम हीट देंगे तो इसके अंदर ये जो गिवन हीट है हमारी, इस गिवन हीट का कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा, वर्क में, और प्लस कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी की चेंज में चला जाएगा। इसके अंदर हमारी टोटल गिवन हीट किसमें चली जाएगी, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी। और इस सिस्टम के अंदर हमारी टोटल गिवन हीट किसमें चली जाएगी, वर्क में चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है बेटा, जीरो है। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे जब हम हीट देते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो पूरी हमारी गिवन हीट इंटरनल एनर्जी चेंज में चली जाती है। जब हम इसको हीट देते हैं तो इसमें पिस्टन भी मूव करेगा और इस सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो हमारी गिवन हीट वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो टोटल हमारी गिवन हीट किस में चली जाएगी, वर्क में चली जाएगी। तो मीन्स तीन पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप हीट देते हो तो आपकी हीट जो होती है ना वो किन किन फैक्टर्स में जा सकती है, मैंने तीन कंडीशन में बताया। मैंने आपको कहा है वो टोटल इंटरनल एनर्जी में जा सकती है, उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जा सकता है, कुछ हिस्सा वर्क में जा सकता है, उसका टोटल हिस्सा किस में चला जा सकता है, वर्क में जा सकता है। मींस यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है कि जब हम हीट देते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तो हमारी गिवन हीट जो होती है वो कलेक्टिवली, अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो वो दो कामों में इस्तेमाल हो सकती है। एक चली जाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, दूसरा जा सकती है वर्क के अंदर। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई जब हम करते हैं तो वो फर्स्ट लॉ बन जाता है। आप कह सकते हैं कि स्पेशल केस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी भी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी, कोई एनर्जी स्टोर हो सकती है, क्योंकि जो है वो जूल के वर्क के बाद थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी की कंफर्मेशन जो दी है वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दी है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा है कि हर सिस्टम के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और उसका फॉर्म क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के अंदर, रोटेशंस के अंदर, मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर होती है। बेटा एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी लेकिन बच्चे वो बात फिर बार बार मैसेज में पूछते हैं। आप बेटा फोकस्ड रहे, ये मैं 3-4 बार यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, मैंने बार बार ये बात रिपीट की है लेकिन फिर भी वही मैसेज आ जाता है। बेटा जो आइडियल गैस होती है उसके मास को पॉइंट मास कंसीडर किया जाता है। पॉइंट मास का मकसद है वो मास जो लाइक पॉइंट होता है जिसकी मास वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती, फिर चाहे वो डायटोमिक कंसीडर करें, वो मोनोएटोमिक कंसीडर करें, वो लाइक पॉइंट मास कंसीडर किया जाता है। पॉइंट मास की हम प्रॉपर्टीज असाइन नहीं करते जो मास को करते, इसलिए पॉइंट मास वाइब्रेट नहीं कर सकता, पॉइंट मास रोटेट नहीं कर सकता, पॉइंट मास के साथ सिर्फ ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज एसोसिएट करते हैं। इसलिए जो आइडियल गैस होती है
उसके अंदर ट्रांसलेशनल रोटेशनल जो इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते, उनके सिर्फ जो सॉरी वाइब्रेशनल रोटेशनल नहीं होते, उसके अंदर ट्रांसलेशनल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको रियल गैसेस के साथ एसोसिएट नहीं करोगे। पॉइंट मास जब हम कंसीडर करते हैं तो पॉइंट मास के साथ वो प्रॉपर्टीज आप एसोसिएट नहीं करोगे जो आप उसके साथ करोगे, रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब यहाँ पे इन तीन केसेस से आ गया कि यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कहता है कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दोगे तो वो आपकी जो हीट है वो दो कामों में इस्तेमाल हो सकती है। एक चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर जा सकती है और दूसरी किसके अंदर जा सकती है, वो वर्क के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ये आप मैंने तीन प्रोसेसेस बनाए हैं, इन तीनों प्रोसेसेस को जब आपने हीट दी है तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में हीट ओवरऑल अगर इसको कलेक्ट करें तो दो कामों में जाएगी। एक जाएगी हमारी हीट सप्लाइड जो होती है वो जाएगी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में, और प्लस किस में जाएगी, वर्क में जाएगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिस तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब फोर्स लगाओगे तो एक्सीलेशन पैदा होगी। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि वो एक्सीलेशन दो चीजों से ताल्लुक रखेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगी। तो यही समझे कि कल वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हीट दोगे तो उसमें वर्क होगा, जबकि फर्स्ट लॉ उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देता है कि जब आप हीट दोगे तो वो आपकी गिवन हीट जो होती है वो दो कामों में इस्तेमाल हो सकती है। किस में इस्तेमाल हो सकती है, एक चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में जा सकती है, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज में जा सकती है, पार्ट उसका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में जा सकता है, और उसका सम पार्ट वर्क में जा सकता है, या टोटल किस में जा सकता है, वर्क में जा सकता है। ठीक है, तो ये बात बेटा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज application of law of conservation of energy in thermodynamics। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन है। दिस लॉ confirms idea of इंटरनल एनर्जी। ये किसके जो है वो आइडिया को कंफर्म करता है, इंटरनल एनर्जी के आइडिया को कंफर्म करता है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस वर्क होता है बेटा P डेल्टा V। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को यहाँ पे आप देख ले, इसको यहाँ पे इसकी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी हुई है और सिस्टम ने वर्क भी किया है। तो वर्क किसके बराबर होता है बेटा, P डेल्टा V के, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है सम पार्ट इसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीजों से इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हो सकती है उसको आप इस तरह से कह सकते हैं NCP डेल्टा T लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे तो इसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, NCP डेल्टा T, और इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी NCV डेल्टा T। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, वेयर CP और CV जो होती है वो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, आगे आएंगी, वैसे आपकी पड़ी हुई होगी एंट्री टेस्ट के, कोई मसला नहीं है। तो आप इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो आप इसको ब्रीफली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समराइज कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो आपको मैथमेटिक्स के फार्मूला के अंदर इंटरनल एनर्जी, जो है वो वर्क और हीट सप्लाइड को एक मैथमेटिकली फॉर्म में जब हम कनेक्ट करते हैं, जिसके मुताबिक उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें मैथमेटिकली तीन चीजों को आपस में रिलेट करके देता है। किसको? हीट सप्लाइड को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, और किसको? वर्क को। इन तीनों चीजों को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करके जब देता है तो उस लॉ को क्या कहते हैं? उस लॉ को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को देखें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखें बेटा, डेल्टा क्यू और डब्ल्यू ये दोनों बोथ डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे। बोथ डिपेंड्स अपॉन पाथ, बट देयर डिफरेंस, क्योंकि बेटा चेंज एनर्जी जो होती, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये डिफरेंस है बिटवीन किसके दरमियान है? डेल्टा क्यू एंड डब्ल्यू के दरमियान डिफरेंस है। ये डज नॉट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड नहीं करती? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। देखें, हीट और वर्क दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये इंटरनल एनर्जी की चेंज जो है ये किसके जो है वो बराबर है? ये बराबर है डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड एंड वर्क। तो ये देखें, ये चीज हमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो दो चीजें पाथ पे डिपेंड करती है उनका डिफरेंस इंटरनल एनर्जी जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से हम करें कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसको हमने 100 जूल हीट सप्लाई की है। अगर 100 जूल हीट सप्लाई की है और इसमें वर्क हमें मिला है 40 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 जूल। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? ये डिफरेंस है किसके दरमियान? हीट सप्लाइड और वर्क के दरमियान। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें इस चीज के बारे में बताता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब आप हीट देके वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी हीट दो कामों में यूटिलाइज हो सकती है। एक चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में जा सकती है और दूसरा किस में जा सकती है? वर्क में जा सकती है। दो कामों में ये इस्तेमाल हो सकती है। अब हम इसको देखते हैं बेटा कि हमारा सिंध का बुक इसके बारे में क्या कहता है और पंजाब का बुक इसके बारे में क्या कहता है बेटा। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये दोनों बुक्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं। इन्हें लगाया कौन ने? देखिए, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है इसको थोड़ा देखें बेटा, कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है और किस चीज के बारे में नहीं बताता है, इसको थोड़ा देख ले बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम देयर इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। बेटा, जब किसी भी सिस्टम को हीट दी जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जब हम हीट देंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो आप क्या कहोगे? हीट इज एडेड, देन इंक्रीज किस में आती है? इंटरनल एनर्जी के अंदर आती है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। लेकिन शर्त यह है कि उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े। लेकिन अगर आपने हीट दी
और सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो उसके अंदर ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। एन इंक्रीज इन प्रेशर और चेंज इन द स्टेट मीन्स ये आपकी चेंज इन राइज इन टेम्परेचर हो सकता है, इंक्रीज इन प्रेशर हो सकता है और चेंज इन स्टेट भी हो सकती है। मीन्स आपकी गिवन हीट तीन कामों में जा सकती है। इफ एट द सेम टाइम अ सब्सटेंस इज अलाउड टू डू वर्क मीन्स ये चौथा फैक्टर कि अगर उस सिस्टम को वर्क की इजाजत दी जा सकती है तो उसमें वर्क भी होगा। On its environment by expansion, the heat Q required will be the heat necessary to change the internal energy of the substance from U1 to the first state to the U2 in the second state plus the work done on the environment. Means आपकी given heat दो कामों में जा सकती है, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा किस में जा सकती है, वर्क में जा सकती है। ये एक जनरल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। Thus, the change in the internal energy, change in internal energy means final internal energy minus initial internal energy, is defined as Q minus W. Change in internal energy किसके बराबर हो जाएगी? Change in internal energy हो जाएगी Q minus W के। Since it is the same for all processes, देखिए क्या कहा गया है? सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस। इसका मकसद है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बेटा, क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर इसकी चेंज सेम होगी अगर स्टेट सेम होगी। थस कैन बी स्टेटेड एज इन एनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। बेटा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, आप इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की। In any thermodynamics process, when heat Q is added to a system, this energy appears an increase in the internal energy delta U stored in the system plus the work done by the system on its surrounding. बेटा ये है हमारे पास साइन कन्वेंशंस, ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस इसको कहा जाता है। साइन कन्वेंशंस के मुताबिक जब किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो ये Q क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जब किसी भी सिस्टम से हीट लेते हैं तो Q क्या होती है? निगेटिव होती है। और जब किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, ठीक है, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है बेटा, W ऑन सिस्टम है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये W बाय सिस्टम है बेटा, W बाय सिस्टम क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव होता है। इनको हम कहते हैं साइन कन्वेंशंस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके एग्जांपल दिए गए बेटा, अब इसका एक एग्जांपल बायो के हिसाब से दिया गया है और एक एग्जांपल जो है वो फिजिक्स के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए बेटा, ठीक है। अब देखें, एक दिया गया है बेटा बाईसाइकिल का पंप। देखें बेटा, बाईसाइकिल का पंप इस तरह से होता है बेटा, इसके अंदर इस तरह से होता है बेटा, ये इस तरह से एक पंप का सिलेंडर होता है बेटा, ठीक है, और यहां से एक इनलेट होता है बेटा, और यहाँ पे एक पिस्टन होता है और पिस्टन के ऊपर इस तरह से बेटा हैंडल होता है, इस तरह से हैंडल होता है। ये बाईसाइकिल पंप होता है बेटा, यहाँ पे एयर होती है और यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं टायर के साथ बेटा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पंप को अगर इस तरह से हम ऊपर से पुश करें, पुश करेंगे तो हम वर्क करेंगे, वर्क करने का नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पे एयर कंप्रेस होगी, एयर कंप्रेस होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा और ये कौन मेयर करेगा? थर्मोकपल। थर्मोकपल जो होती है बेटा वो इसको मेयर करेगी, थर्मोकपल। या आप ये जो है बेटा एक छोटा सा हमारे पास लगा हुआ है मीटर, उसकी हेल्प से, थर्मोकपल की हेल्प से टेम्परेचर को मेयर करते हैं। तो ये चीज हमें बताती है कि जब हम वर्क करते हैं तो उसमें एक तो पिस्टन नीचे मूव करता है, उसकी वजह से यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है। तो अब बाईसाइकिल पंप
इज अ गुड एग्जाम्पल। ये पंप यहाँ पे दिखाया गया, थोड़ा देखना, मसला है तभी मैंने ये बनाया। When we pump on the handle rapidly, जैसे इस तरह से पुश करते हैं उसको, it becomes hot due to the mechanical work done, क्योंकि हम जो मैकेनिकल वर्क करते हैं ना, वो किस में चला जाता है, इंटरनल एनर्जी के अंदर चला जाता है। हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हीट दे, गर्म करें, जैसे पानी है बर्तन में रख के गर्म करें, वो गर्म हो जाता है, आपने हीट दी, वो इंटरनल एनर्जी में गई। एक किससे होता है, वर्क से होता है। It becomes hot due to the mechanical work done on the gas, raising thereby its internal energy. One such simple arrangement is shown in the figure. It consists of bicycle pump with a blocked outlet. Blocked outlet का मकसद है इसको हमने बंद कर दिया। अगर बंद नहीं करेंगे ना, तो हम वर्क करेंगे तो एयर तेजी के साथ बाहर निकल जाएगी, फिर वो हमारा वर्क एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में कम जाएगा। ठीक है। अ थर्मोकपल कनेक्टेड थ्रू द ब्लॉक्ड आउटलेट, थर्मोकपल यहाँ पे कनेक्ट की हुई है, जो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है वो टेम्परेचर, थर्मोकपल जो होती है बेटा, ये थर्मोकपल कन्वर्ट्स हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और वोल्ट मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वोल्ट मीटर करंट को मेयर करता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, हमने ज्यादा वर्क किया, ज्यादा टेम्परेचर हुआ, ज्यादा करंट बनेगा, ज्यादा वोल्ट मीटर इसको मेयर करेगा। तो ये मैकेनिज्म है इसको मेयर करने का, कि पंप को हम इस तरह से प्रेस करते हैं, पंप को प्रेस करने से उसकी आगे जो वो इनलेट है वो बंद होता है, आउटलेट जो होता है उससे हवा बाहर नहीं जा सकती, उसको बंद करके जब प्रेस करेंगे तो पूरा वर्क हमारा किस में चला जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। और गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गैस यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये हीट जो होगी थर्मोकपल में जाएगी, थर्मोकपल उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और वोल्ट मीटर उसको मेयर करेगा। अगर ज्यादा हीट पैदा होती है तो ज्यादा करंट बनेगा, और ज्यादा वोल्ट मीटर रीड करेगा पोटेंशियल को, क्योंकि करंट और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। When piston is rapidly pushed, thermometer shows a temperature rise due to the increase of internal energy of the air. The push force does work on the air. Push force जो air ये इसके ऊपर वर्क करती है, thereby increasing its internal energy, which is shown by the increase in the temperature of the air. अब इसके बाद कहा गया ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो होता है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम काम करते हैं, ठीक है, तो जब हम काम करते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है, तो वो इंटरनल एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी जो कम होती है, तो उसके नतीजे में हम जो खाते हैं या मुख्तलिफ चीजें, तो उसमें से जो एनर्जी आती है वो इस चीज को वापस मेंटेन करती है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसके अंदर भी एनर्जी कंजर्वेशन होती है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डू वर्क। अब इसके आगे वाला पेज नहीं है मेरे पास, मैं लगाता हूँ, एक मिनट देखो पेज है या बुक से आगे पढ़ता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो बायो से रिलेटेड है, मैं देखता हूं कि इसकी पिक्चर आगे है। ठीक है, तो देखें इसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं बेटा, ठीक है, तो वो जब काम करते हैं, व्हेन दे वॉक रन और मूव, जब क्या करते हैं वो चलते हैं, ठीक है, दे वॉक रन और मूव, वर्क रिक्वायर्स एनर्जी, तो जब वो चलते हैं, मूव करते हैं, तो एनर्जी चाहिए उसके लिए। एनर्जी इज आल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ टू मेक न्यू सेल्स टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स दैट हैव डाइड। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब इसके लिए एनर्जी आती कहां से, काम करते हैं तो हमारी जो भी एनर्जी होती है बॉडी की वो इसमें कंज्यूम होती है, तो वो आती कहां से, तो हम जो खाते हैं या मुख्तलिफ चीजें लेते हैं तो उनसे ये बहाल होती है। वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मीन्स यहाँ पे भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टू एन ऑर्गेनिज्म
of the human body, work done will result in the decrease in the internal energy. जो हम काम करते हैं उसकी वजह से decrease in internal energy आएगी of the body, body की internal energy कम हो जाएगी. Consequently, the body temperature, or in other words, internal energy is maintained by food we eat. ठीक है. अब इसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है आगे. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख ले कि एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हमारे पास वही चीज कही गई है, पी डेल्टा वी वाला एग्जाम्पल दिया गया है बेटा. ठीक है, तो पी डेल्टा वी वाला एग्जाम्पल दिया गया है बेटा. ये हमारे पास इस तरह से आप देख सकते हैं कि अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिक्स्ड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. बेटा ये एरिया है, ये एरिया है पिस्टन की बेटा, ये पिस्टन की एरिया है. द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड. बेटा ये प्रेशर न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट है. व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड. देखिए बेटा, हीट जब स्लो ट्रांसफर होती है ना बेटा, स्लोली ट्रांसफर के अंदर 100% एनर्जी चली जाती है वर्क में. द पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये लेंथ है, मींस डिस्टेंस, ये लेंथ है, और ये आपके पास जो गिवन है ये एरिया है. ठीक है. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? देखिए बेटा, हीट गिवन कितनी है, हीट गिवन जो आपके पास है बेटा डेल्टा क्यू ये है. अब आपको बताना क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है कितनी है बेटा. अब देखें, आपने हीट दी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, आपने हीट दी है तो उसका सम पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा, सम पार्ट किस में जाएगा, वर्क में. तो आपने हीट दी, वो आपको पता है. वर्क आप निकाल सकते हैं, वर्क किससे निकालोगे, पी डेल्टा वी. तो वर्क कितना आ गया, 32 जूल आ गया वर्क. ये आपके पास आ गया वर्क. तो सिंपल सी बात है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके बराबर करोगे, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू. तो डेल्टा क्यू कितनी है बेटा, 42 है, माइनस 32 है, तो कितनी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी, 10 जूल होगी. ठीक है. जो जो मैंने कल आपको क्वेश्चन भेजा है, थर्ड जो उसमें क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि ये इंटरनल एनर्जी की चेंज कैसे निकालेंगे. बेटा इंटरनल एनर्जी की चेंज सिंपल है, हीट सप्लाइड और वर्क में से आप माइनस करोगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी. तो इंटरनल एनर्जी की चेंज यहाँ पे निकाली गई है. इंटरनल एनर्जी की चेंज कितनी है बेटा, ये यहाँ पे सिंपली एरिया आपको निकालनी होगी, 0.1 इंटू 4 सेंटीमीटर 10⁻⁻² करोगे तो एरिया निकल आएगी, जो यहाँ पे की गई है मीटर स्क्वायर, और ये मीटर के अंदर 10⁻⁻² जो आया है बेटा ये सेंटीमीटर का है. किसी ने पूछा था कि ये 10⁻⁻² कहां से आया, तो ये बेटा सेंटीमीटर में लेंथ है और एरिया जो है वो हमारे पास मीटर में दी गई है. तो जाहिर सी बात है एसआई के अंदर सब चीजें मीटर में रखेंगे तो 10⁻⁻² यहां से आ गया बेटा. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि फर्स्ट लॉ के बारे में हमारा सिंध क्या कहता है. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो दी गई है, इसलिए मैं इसको अपने बुक को ले रहा हूं कि इसके अंदर कुछ चीजें आपको हो सकता है कंफ्यूजन करें बेटा. ठीक है, तो क्या कहा गया इसके अंदर बेटा कि लेट देयर बी अ सिस्टम व्हिच एब्जॉर्ब्स डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड एज अ consequence ऑफ दिस इट परफॉर्म्स डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क. वही सेम कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अगर वो डेल्टा क्यू हीट हम इसको देते हैं और वो सम वर्क करता है इस तरह से. ठीक है. इन दिस प्रोसेस द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट आए. इक्विलिब्रियम स्टेट का मकसद होता है अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो. तो जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अंदर और बाहर का प्रेशर अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है. मींस उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है, मींस अपवर्ड प्रेशर और अंदर वाला बाहर वाला प्रेशर इक्वल होता है. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट मींस P1 V1 T1 ऑफ द सिस्टम चेंजेस टू फाइनल इक्विलिब्रियम. देखें बेटा,
अगर इस तरह से पहले ये इक्विलिब्रियम में होता है, हम हीट देंगे, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर का प्रेशर तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक, तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वहां पे जाके पिस्टन रुक जाएगा, वो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। बट final equilibrium state if in a particular way and delta q minus w is computed। बेटा ये मैंने आपको कल करवाया था कि अगर आप ये डेल्टा यू के बराबर है बेटा, ठीक है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे रख के आप डेल्टा यू करें, ठीक है, नाउ दिस सिस्टम इज चेंज फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट बट अलोंग अ डिफरेंट पाथ। तो देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, मैं दोनों को वापस पढ़ता हूं, यहां से देखें, ये इन दिस प्रोसेस द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस टू अ फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ पर्टिकुलर वे। सपोज करें आप सिस्टम को चेंज इन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेके गए, इज कंप्यूटेड, नाउ दिस सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट बट अलोंग अ डिफरेंट पाथ। कि इसका मतलब है कि आप दो प्रोसेसेस करें, आप एक कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस करें, आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस करें, ठीक है, मींस दो डिफरेंट पाथ हुए, लेकिन अगर उसकी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर अगर बराबर है, इनिशियल दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का 30, कांस्टेंट प्रेशर वाले का 30, फाइनल टेम्परेचर दोनों का अगर 70 है, इनिशियल वॉल्यूम वाले का 70 और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का 70 और कांस्टेंट प्रेशर वाले का 70, अगर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर और दोनों का फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है, तो दोनों कंडीशन के अंदर इंटरनल एनर्जी की चेंज सेम होगी, दोनों में हीट सप्लाई डिफरेंट होगी, दोनों में वर्क जो होगा वो डिफरेंट, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क होगा ही नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होगा। कल मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, यही बात थी। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कहा गया है कि आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इनिशियल से फाइनल पे ले जाएं, फिर आप उसको दो डिफरेंट तरीकों से ले जाए, तीन डिफरेंट तरीकों से ले जाए, चार डिफरेंट, कितने भी डिफरेंट तरीकों से ले जाए, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो तीनों चारों पांचों के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम होगी, इंटरनल एनर्जी की चेंज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, लेकिन उन सब के अंदर वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डिफरेंट हो जाएगा, हीट सप्लाई डिफरेंट हो जाएगी। किसी ने पूछा कि चैप्टर 7 के अंदर वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्यों नहीं करता? बेटा मैं फिर कहूंगा, फोकस्ड रहे क्लास में, यही बात मैंने 3 दिनों से मैं बात कर रहा हूं कि जो हमने चैप्टर 7 के अंदर वर्क पढ़ा था, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ा था, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं अप्लाई करोगे, और फिर आप मैसेज करते हो कि सर 7 चैप्टर में तो पाथ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्यों नहीं करता? तो बेटा मैंने आपको ये पहले बात डिटेल में कही थी कि 7 चैप्टर के अंदर वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ही डिपेंड नहीं करता, जो है वो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होता है वो भी आप 7 चैप्टर के ऊपर नहीं निकाल सकते। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, आप यहां से लेकर किसी चीज को जाएं दूर, वहां से खींच के अपनी जगह पे वापस ले आए, आप की सांस उखड़ जाएगी, कोई हेवी चीज हो इस तरह से घसीटते जाओ, आप मरने जैसे हो जाओ, आपको नहीं वर्क हुआ ही नहीं, तो फिर आपकी एनर्जी गई कहाँ पे? ठीक है, तो आप ग्रेविटी को उठा के आप हर चीज के लिए तो नहीं लगाओगे कि ग्रेविटी के खिलाफ वर्क डिपेंड नहीं करता पाथ पे, तो सब वर्क नहीं करेंगे, क्यों? ग्रेविटी ही करती है क्या वर्क, और फोर्सेस है ही नहीं क्या? क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी ग्रेविटी ग्रेविटी के सेंस में लाओगे क्या? ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटी जो है फील्ड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटी सेंटर टू सेंटर फोर्स है, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, सरफेस टू सरफेस फोर्स है। तो आप उन सेम रूल को थोड़ी, यहाँ ये मैं बात आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि आप सेम चीजों के ऊपर सेम नहीं लगाओगे, ठीक है? तो इस तरह से वर्क थर्मोडायनेमिक्स का एक अलग चीज है, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो नहीं कहोगे।
डिस्प्लेसमेंट जब आप कहते हो तो मींस वो वर्क इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करें चीजों को, सेम रूल आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये आपको बताता है कि डिफरेंट लॉज हो, भले डिफरेंट दो दो डिफरेंट सिस्टम्स हो, लेकिन अगर आप उसकी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम रखते हो तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम होगा। ठीक है, it is observed that delta Q minus W comes out the same in all cases in spite of the fact that delta Q and delta W separately depend on the path taken। ये कल मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि अगर आप आइसोकोरिक से जाओगे तो वर्क जीरो होगा, आइसोबेरिक से जाओगे वर्क जीरो नहीं होगा। तो डिफरेंट पाथ्स में किसी में वर्क होता है, किसी में नहीं होता। इसका मकसद है वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, जबकि इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होती है। तो इंटरनल एनर्जी की चेंज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इंटरनल एनर्जी आइसोबेरिक में भी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी आइसोकोरिक में भी चेंज होगी। मींस डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इंटरनल एनर्जी की चेंज होती है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर वर्क हो जरूरी नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क नहीं होता। मींस वर्क डिपेंड करता है प्रोसेस पे, वर्क डिपेंड करता है पाथ पे। इंटरनल एनर्जी की चेंज डिपेंड नहीं करती पाथ पे, ठीक है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। कम्स आउट, यही बात कही गई, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये क्या होता है बेटा, फर्स्ट लॉ के मुताबिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। comes out the same in all cases in spite of the fact that delta Q and delta W separately depends on the path taken। delta Q minus delta W depends only on the initial and final state। ठीक है, delta Q minus W means delta U depends only, वर्ड इस्तेमाल किया गया है, on the initial and final states। डेल्टा क्यू इज द एनर्जी एडेड टू द सिस्टम। ये नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूं। देखिए इसमें कहा गया द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू द, ये ऊपर से बेटा होगा, ये ऊपर से रहता है, अभी ये पेरा रहता है। यहां से रहता है। delta Q is the energy added to the system and W is the equal to the energy that has been extracted from the system by the performance of work। बेटा डेल्टा क्यू हीट है और डब्ल्यू वो एनर्जी है जो वर्क की सूरत में चली गई। द डिफरेंस डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ये चेंज इन इंटर विच इज रिटेन्ड विद इन द सिस्टम, क्योंकि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सिस्टम के अंदर रहता है, is the change in the internal energy of the system। It follows that the initial energy change of a system is independent of a path। means internal energy जो होती है वो independent होती है, किससे independent होती है, independent of path होती है। ठीक है, and is therefore equal to U1 internal energy of the system in state final minus UF minus UI। तो ये हो जाएगा UF minus ये change in internal energy। The change in the internal energy of a system in any process is equal to the net heat flow into the system minus the total work W done by the system। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके कुछ स्पेशल केसेस दिए गए सिंध के अंदर, उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर उनकी पिक्चर है यहाँ पे तो उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल केसेस हैं बेटा, स्पेशल केसेस दिए गए, ये सिंध के अंदर दिए गए, बाकी बुक्स के अंदर मिक्स किए गए मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसा नहीं बाकी बुक्स के अंदर है नहीं, लेकिन इस तरह से अलग करके सिर्फ सिंध के अंदर लिखे गए स्पेशल केसेस। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा बेटा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा
कि जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट देंगे तो वो किस में जाएगी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में जाएगी। तो अब इसकी कुछ कंडीशंस दी गई। लेट अस लुक एट सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट कंसीडर इन आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, जो अकेला हो, जो सबसे अलग हो, जिसके अंदर किसी भी और चीज का कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। जिसके अंदर न हीट आ सके, न उससे हीट जा सके, न उसके अंदर मास आ सके, न मास जा सके। आइसोलेटेड सिस्टम मींस अलग, बिल्कुल अलग थलग सब चीजों से। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट इज व्हिच डज नो एक्सटर्नल वर्क। बेटा हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, उसमें हीट तो ना आएगी ना जाएगी, उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, वो वर्क कर सकता है। तो अगर उसके ऊपर वर्क किया जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर वो वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहता है, दैट इज व्हिच डज नो एक्सटर्नल वर्क। अब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, तो मींस उसके अंदर वर्क जीरो है और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हीट सप्लाइड जीरो होगी, ठीक है। एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। बेटा नो फ्लो, उसमें हीट तो आएगी नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड के अंदर हीट ना आती है ना जा। देन फॉर एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन सच अ सिस्टम, इसकी फिर इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो होगी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो ही तरीके, या आप हीट दें या सिस्टम से लें। तो आइसोलेटेड के अंदर तो वो वैसे भी आइसोलेटेड होगा ही नहीं, जिसके अंदर ये होगा हीट आएगी जाएगी। आइसोलेटेड के अंदर तो हीट आती जाती नहीं, मींस ये ऑप्शन खत्म उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने का। सिर्फ एक ही है वर्क का, और वर्क होता ही नहीं है, और डेल्टा यू जीरो है, व्हिच सेज दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम अगर वर्क नहीं करेगा ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दैट इज द मोस्ट दिस इज द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड। क्या कहा जाता है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड बाय, सिर्फ उसका तरीका एक ही है, कौन सा, वर्क वाला। अगर वर्क नहीं है या उस सिस्टम के ऊपर नहीं किया जा सकता, न वो वर्क करता है सिस्टम, अगर वो वर्क नहीं करता, उसके ऊपर वर्क नहीं किया जाता, तो कोई भी तरीका नहीं है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। क्या कहा गया, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इसको हम लेते हैं आगे वाले पेज पे, ठीक है। ये आ गया कि कौन से किस प्रोसेस से नहीं हो सकता। तो ये देखें, अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर वर्क नहीं होता, तो मींस उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। किस प्रोसेस से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, केमिकल से, बायोलॉजिकल, टेकिंग प्लेस विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर रहते हुए, सिस्टम के अंदर रहते हुए आप आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर सकते। मींस आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा बाहर से चेंज होती है। अगर हीट आती है तो बाहर से आती है, अगर हीट आएगी तो बाहर जाएगी। मींस इंटरनल एनर्जी हमेशा चेंज होती है बाहर के सिस्टम से। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कहता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी अगर रेस्ट में है, उसको मूव करवाओगे, धक्का दोगे, तो बाहर निकल के रोड पे खड़े होके उसे बाहर निकल के उसको धक्का लगाओगे। ऐसे तो नहीं अंदर सीट्स पे बैठे हुए सीट्स को जोर लगाओगे, गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि आप जब सीट्स के ऊपर बैठे हैं तो आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। जब तक आप उस सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आप एनर्जी चेंज नहीं कर सकते। तो एनर्जी जो चेंज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमेशा बाहर से होती है, या हीट आए या जाए। तो आइसोलेटेड के अंदर तो हीट आएगी जाएगी नहीं, तो क्या कर सकते, वर्क कर सकते। जब आप वर्क नहीं करते, आप हीट नहीं देते, तो सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेस हो, चाहे केमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो,
उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस करें, केमिकल प्रोसेस करें, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस करें, वो गाड़ी चलेगी नहीं जब तक उसके अंदर कोई और बाहर से एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज ओनली बाय फ्लो। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके, बाय फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस इट्स बाउंड्री, के उसकी बाउंड्री से हीट दे या ले, आर बाय द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। ये दो तरीके हैं बेटा, बाय द फ्लो अक्रॉस ये तरीका पहला, आर बाय परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ये तरीका दूसरा। दो तरीकों से चेंज होती है। अब नेक्स्ट कंसीडर अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब? ऐसा प्रोसेस जो जिस जगह से स्टार्ट हुआ उसी जगह पे वापस आ जाए, जो रिवर्स हो सके, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। जैसे कार्नोट इंजन है, जिस P1 V1 T1 से स्टार्ट होता है वहीं पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट कंसीडर अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, that is one that starts and ends up at the same state। means cyclic process की क्या definition है? ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम हो। जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होगी, नो गेन नो लॉस। ठीक है। आपको 1000 रुपए मिले, ठीक है, फिर जो है वो आपने कहीं पे जो है वो उस 1000 को इधर उधर करके फिर आपको दूसरे महीने दूसरा 1000 मिला, तो मीन्स जितना आपके पास था उतना ही है। मीन्स ना आपके ऊपर कर्जा है ना आपके पास बचत है। तो मीन्स ये ऐसा सिस्टम होता है। अगर ये सिस्टम कहीं से लेगा तो उतना देगा भी। से कार्नोट इंजन में आपने पढ़ा है ना, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट लेता है, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट देता है, जितनी लेता है उतनी देता है। फाइनली बस उसके हाथ खड़े होते हैं, जितना शुरू में होता है उतना लास्ट में। तो ऐसी प्रोसेस को साइक्लिक कहा जाता है, जिसके अंदर वो सिस्टम, देखिए आपने कार्नोट पढ़ा है, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क करता है और हीट लेता है बाहर से, वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क करता है, वो इंटरनल एनर्जी लेता है सिस्टम से। तो दो जगहों पे वो लेता है, आइसोथर्मल में हीट लेता है, एडियाबेटिक के अंदर इंटरनल एनर्जी लेता है। तो वो वापस करता है किसमें? दो और प्रोसेस कंप्रेशन में, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट वापस देता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में वो इंटरनल एनर्जी वापस कर देता है। Next, consider a process in which the system is taken through a cyclic process, that is one that starts and ends up at the same state. In this case, the change in the internal energy is zero. सिंपल सी बात है, जहां से आया वहां से वापस सेम टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो इंटरनल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, तो इसमें आपकी हीट सप्लाइड वर्क में चली जाएगी। थस although net work W may be done by the system in the process, energy has not been created since an equal amount of energy must have flown into the system। means ऐसे सिस्टम के अंदर टोटल हीट जो होगी वो वर्क में जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जैसे होता है इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम, टोटल गिवन हीट किस में चली जाती है? वर्क के अंदर चली जाती है। ठीक है। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल डिस्कस करेंगे।